हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका टेस्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके जीके एंड जीएस का। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है भाई। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रीति रिवाज के बारे में कुछ युग्म दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है वो आपको उसका चयन भी करना है भाई। तो इसमें दे रखा है ओजण। ओजण का मतलब होता है विवाह से संबंधित, यह आपके रीति रिवाज रहता है। भद्दर यानी कि मृत्यु से संबंधित रहता है, बिल्कुल सही है। और अग्रणी जो है ये जन्म से संबंधित रहता है। अग्रणी एक प्रकार का रीति रिवाज है जो कि जन्म से संबंधित है। भद्दर है वो मृत्यु से, ओजण है वो विवाह से संबंधित। तो इसमें आपके तीनों ही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करना है। तो राज्य या सोरठा के पूर्वी मारवाड़ी बोली में लिखे गए थे। तो राज्य का जो सोरठा है वो पूर्वी जो मारवाड़ी बोली है उसमें लिखे गए थे, जो कि आपके बिल्कुल सही रहता है। और वेली किशन रुक्मणीरी की रचना उत्तरी मारवाड़ी में की गई थी। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, उत्तरी मारवाड़ी के अंदर है वो वेली किशन रुक्मणी की रचना की गई थी। और राज्य सोरठा पूर्वी मारवाड़ी बोली में लिखे गए थे। तो इसमें आपका जाएगा 1 और दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, वॉयजर 2 मिशन के गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल संगीत जात कहाँ हो की गायिका केसरबाई केरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। तो केसरबाई केरकर जिनका गीत है जात कहाँ हो, इसके जो संबंध है वो किस घराने से है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें जयपुर घराना। कौन सा घराना रहेगा भाई, तो जयपुर घराने से संबंधित रहने वाले हैं। और वॉयजर 2 जो है ये एक प्लाई बाई मिशन था जो कि 1977 में लॉन्च किया गया था। यह हीलियोस्फीयर के बाहर संचालित है। हीलियोस्फीयर जो होता है वातावरण का, इसके बाहर ये संचालित है। और गोल्डन रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की छवियों और प्राकृतिक ध्वनियों, विभिन्न भाषाओं में बोले गए अभिवादन को शामिल किया जाता है भाई। और केसर भाई केरकर जो है ये जात कहो इस संगीत के कारण इसमें रिकॉर्ड में शामिल हुई थी। और इनका संबंध तो जयपुर घराने से हो गया। और इनका घराना जो है वो शास्त्रीय संगीत की गायन शैली से संबंधित था। और इस घराने के जो प्रवर्तक थे ना जयपुर घराने के, उसमें आते हैं आपके मनरंग जी। ये नाम ध्यान रखना भाई, मनरंग जी जो है वो जयपुर घराने के प्रवर्तक रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके केसर भाई केरकर का संबंध है जयपुर घराने से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं लोकगीत और सूची 2 में दे रखे हैं आपको संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको दे रखा है जोरावा। तो जोरावा जो है इसका संबंध रहता है अपने जैसलमेर से, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। फिर दे रखा है आपके पीपली। तो पीपली का इसमें संबंध रहेगा आपके शेखावटी संबंध रहेगा भाई, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है डोला मारू। तो डोला मारू आ जाएगा अपने जो आबू पर्वत क्षेत्र है सिरोही वाला, उससे संबंधित रहेगा, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। और हिचकी जो है ये अपने अलवर से संबंधित हो जाएगा भाई, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन नंबर 1। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पीपली कहाँ का है। तो पीपली ये आपके शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है, वो तो आपने देख लिया आप पर। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये पीपली एक प्रकार का, ध्यान रखना, वीर्य गीत है। कैसा गीत है, वीर्य गीत है भाई, ठीक है ना। फिर आते हैं जोरावा। तो जोरावा जैसलमेर का लोकगीत रहता है मुख्यतः, और यह भी एक वीर्य गीत है। और यह पत्नी द्वारा विदेश गए पति के वियोग में गाया जाता है, जिसे जोरावा गीत भी कहते हैं। ढोला मारू, तो ये सिरोही क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है ढोला मारू। और ढोला मरवण की प्रेम कथा, प्रेम व श्रृंगार रस का गीत रहता है ढोला मारू। फिर आता है हिचकी। तो हिचकी अलवर और जो मेवात क्षेत्र है इसका प्रमुख गीत रहता है। और ये महिलाओं द्वारा किसी की याद में गाया जाता है, यानी कि ये भी आपके एक प्रकार से देखा जाए तो वीर्य गीत ही रहता है भाई। तो किसी की याद में गाया जाता है, ये प्रेम गीत है, ये वीर्य गीत, ये भी वीर्य गीत। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा है लोकगीत और सामने दे रखा है संबंध। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कुकड़ी। तो कुकड़ी जो लोकगीत है ये गाया जाता है आपके विवाह के दौरान, न कि जन्म के पर, ठीक है। तो ये बहुत गलत दे रखा है।
जन्मोत्सव पर गाया जाता है, तो ये कथन इसका हो जाएगा भैया आपके गलत, क्योंकि कुकड़ी लोकगीत है वो विवाह के समय है वो गाया जाता है, न कि अपने जन्म के समय, ठीक है ना। और जैसे होता है ना भाई महिलाओं द्वारा रात्रि जोगा वगैरह समाप्त किया जाता है, उस समय जो लास्ट वाला गीत गाया जाता है वो कुकड़ी गीत होता है, तो ये कुकड़ी गीत विवाह के समय ही गाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपके असुमेलित। फिर दे रखा आपको हरजस, तो हरजस ये प्रकार का भक्ति गीत है, ये बिल्कुल आपके सही है, और राम कृष्ण की जो लीलाओं हैं उनके ऊपर ये हरजस गाए जाते हैं, और मुख्यतः ये गीत मीराबाई के द्वारा गाए जाते थे भाई, तो ये आपके बिल्कुल सही है, भक्ति गीत है। फिर दे रखा है मौर्य गीत, तो मौर्य ये मृत्यु के 12वें दिन पर गाया जाने वाला गीत है, ये भी आपके गलत है भाई। मौर्य गीत जो है ये आपके विवाह में देरी होने के कारण गाया जाता है, जो कि ये प्रकार का विवाह गीत है, या फिर एक प्रकार का कह सकते हैं कि वीर्य गीत है, तो ये मृत्यु के 12वें दिन गाया जाता है, ये कथन गलत है। फिर दे रखा आपको सीटड़े, तो सीटड़े आपके गाली गीत है, बिल्कुल सही है, और विवाह के अवसर पर यह भी गाया जाता है, और महिलाओं द्वारा जो बारात वगैरह आती है उसमें दूल्हा होता है, दूल्हे को इसमें गालियाँ वगैरह, दूल्हे है दूल्हे के जो बाराती आते हैं साथ उनको गालियाँ वगैरह सुनाते हैं, तो उन गीतों को कहते हैं सीटड़े गीत, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, गाली गीत है। तो इसमें दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, लोक गायन शैलियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक गायन शैलियों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है भाई, और कौन सा सत्य है उसका आपको चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि फूस से खा का संबंध मांगणियार गायकी से है, तो फूस से खा का जो संबंध है वो मांगणियार गायकी से ना होकर के लंगा गायकी से रहता है भाई, तो ये पहला ही कथन हो गया आपके इसमें गलत, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो गया कट। और फिर आपको दे रखा है तालबंदी गायिका का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है, तो पश्चिमी राजस्थान में ना होकर के ये इसका प्रयोग जो है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर किया जाता है, जैसे भरतपुर है, अलवर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है तालबंदी गायकी का, और ये ब्रज भाषा के अंदर ज़्यादा गाई जाती है, और कवियों की पदावलियाँ सामूहिक रूप से इसमें गाई जाती है भाई, जो पदावलियाँ होती है, पद्य होते हैं, उनको तालबंदी गायकी में गाए जाते हैं, तो ये भी आप गलत हो गया, पश्चिम न होकर के पूर्वी होगा। तीसरा दे रखा मांड गायकी की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई थी, तो बिल्कुल मांड गायकी की जो उत्पत्ति है ये अपने जैसलमेर साइड से होती है, तो ये बिल्कुल आपकी इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर दे रखा लंगा गायकी मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होने वाली गायक शैली है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, लंगा गायकी जो है ये भी आपके मांगलिक अवसर पर गाई जाती है, और लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाती है, और इसमें अगर मुख्य रूप से गायक देखा जाए तो इसमें फुस्से खां का संबंध लंगा गायकी से रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके बिल्कुल सही, तो इसमें आपके पहला हो गया गलत, दूसरा हो गया गलत, तीसरा और चौथा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको गायिकाएँ, सूची 2 में दे रखी है संबंधित क्षेत्र, तो गौरी बाई जो है इनका संबंध रहता है पाली क्षेत्र से, तो गौरी बाई का संबंध आ गया पाली क्षेत्र से। और फिर दे रखा बन्नो बेगम, इनका संबंध आ जाएगा जयपुर से, तो पहले में आ गया 2, दूसरे में आ गया 1। तीसरा दे रखा जमीला बानो, तो जमीला बानो का संबंध रहता है जोधपुर जिले से, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। मांगी बाई का संबंध आ जाएगा उदयपुर से, यानी कि 3 नंबर, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी जो आपको गायिकाएँ दे रखी है ये सभी मांड गायिका से संबंधित रहती है, तो मांड गायन शैली होती है उससे इन सभी का संबंध रहता है। और मांड गायिका जो है इसकी उत्पत्ति जैसलमेर में हुई थी, और गायिका का विकास सामंती युग के अंदर इसका हुआ था, और इस शैली में घराना परंपरा का अभाव रहा था, घराना इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जैसलमेर ही है मेहनत। और वर्तमान में इस गायकी का विस्तार बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में दृष्टिगोचर होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर दे रखा है, लोक नाट्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, विश्व की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तुर्रा कलंकी ख्याल में कलंकी राधा होती है, तो कलंकी राधा नहीं है, कलंकी होता है इसमें माता पार्वती जी, तो ये हो गया आपके गलत। कुचामणि ख्याल बंद थिएटर पर आयोजित होती है, तो कुचामणि ख्याल बंद थिएटर पर ना होकर के खुले थिएटर पर होती है, और इसके प्रवर्तक आते हैं लच्छी राम जी। फिर दे रखा आपको बक्सूराम माछ ख्याल के जन्मदाता माने जाते हैं, तो बिल्कुल बक्सूराम माछ ख्याल के जन्मदाता माने जाते हैं, और ये मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक है वो माछ गायन है वो प्रसिद्ध है, और इसमें माछ प्राय वीर है, प्रेम है, भक्ति प्रदान होती है, तो ये भी आपके इसमें सही रहेगी। तो तीसरा हो गया गलत, पहला और चौथा इसमें सही है, तो केवल और केवल
2 है वो इसमें सत्य। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर आपको दे रखा है, लोक नृत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि अग्नि नृत्य पुरुष तथा महिलाओं दोनों द्वारा है वो किया जाता है। तो अग्नि नृत्य है वो केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, न कि महिलाएं। तो ये पहला कथन हो गया आपके गलत। दूसरा दे रखा, घुड़दा नृत्य में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला हस्त आभूषण को घुड़दा कहा जाता है। तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि महिलाओं हाथों के अंदर आभूषण घुड़दा नहीं कहते हैं। जो ये सर पे घड़ा पहनते हैं, घड़ा रखा जाता है सर पे, जिस पे बहुत ज़्यादा छिद्र किए हुए होते हैं, उसको घुड़दा कहते हैं। जो मटका रखते हैं सर पे उसको कहते हैं घुड़दा, न कि आभूषण नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके गलत। वालर नृत्य में बड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वालर नृत्य में बड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, और ये महिलाओं और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करते हैं, न कि वाद्य यंत्र। और ये सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया महिलाओं या ग्रासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है भाई। तो ये भी हो गया आपके गलत। तो सत्य कथन कौन सा? तो इसमें सत्य कथन आपके एक भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं लोक नृत्य, सूची 2 में आपको दे रखा है संबंध। सबसे पहला आपको दे रखा हाथी मना। तो हाथी मना जो नृत्य है इसका संबंध रहता है भील जनजाति से, तो इसमें आ जाएगा 3। मादल नृत्य ये आ जाएगा आपके गरासिया से, 2 नंबर। झूमर नृत्य, तो झूमर का संबंध रहता है अपने गुज्जर समुदाय से। जो झूमर नृत्य है इसका संबंध किससे आ जाएगा भाई? तो इसमें आ जाएगा आपके गुज्जर समुदाय से। और चक्री नृत्य जो है यह रहता है कंजर समुदाय से, तो इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। देखो, तो हाथी मना नृत्य जो है ये भीलों का लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष हाथ में तलवार लेकर के घुटनों के बल बैठ कर नृत्य करते हैं। तो ये तो हो गया हाथी मना नृत्य। फिर आते हैं आपके मादल नृत्य। मादल ये भी ग्रासियों का प्रमुख लोक नृत्य है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ही किया जाता है। इस नृत्य में मादल, थाली और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य जो है इसमें आपके रहेगा ये गुर्जरों का लोक नृत्य है, पहली बात तो। और दूसरी बात आती है कि इसमें झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, इसलिए इसको झूमर कहते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर दे रखा चक्री। चक्री कंजरों का प्रमुख लोक नृत्य है, और कजली तीज पर महिलाओं के द्वारा ये चक्री नृत्य किया जाता है। और शांति, फलवा और फलमा एवं ऐश्वर्या ये आदि इस नृत्यांगना रहती है। ध्यान रखना आपको, शांति, फलवा, फिल्मा और ऐश्वर्या ये इनकी प्रमुख नृत्यांगनाएं रहती है चक्री नृत्य की। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 11 नंबर आपको दे रखा है, नृत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है भवई एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो बिल्कुल सही बात है, भवई जो है ये एक प्रकार का व्यावसायिक लोक नृत्य रहता है। फिर दे रखा आपको मांगी बाई का संबंध 13 ताली नृत्य से रहता है। तो मांगी बाई और जो लक्ष्मणदास जी है इनका संबंध रहता है 13 ताली नृत्य से, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। फिर दे रखा आपको 3 रूपों में आयोजित होने वाले गरबे का प्रथम रूप शक्ति आराधना से संबंधित है। तो प्रथम रूप जो है ये आपके शक्ति आराधना से संबंधित रहता है, तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही रहता है। और गरबा जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो नवरात्रा में दुर्गा की आराधना के लिए किए जाते हैं, और इसके भी 3 रूप होते हैं। तो प्रथम रूप तो हो जाएगा इसमें आपकी आराधना का, दूसरा रूप रहेगा रास नृत्य, तीसरा रूप आएगा इसमें आपके लोक जीवन के सौंदर्य का। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, प्रथम रूप जो है यह शक्ति आराधना का रहता है। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है भाई, तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि मारवाड़ का प्रसिद्ध है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत लोक गायन और होली गीत लय में गाए जाते हैं, तो ये आपके हो जाएगा गलत कथन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर आपको दे रखा है, लोक नृत्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर नृत्य बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि बिल्कुल सही है। बाड़मेर क्षेत्र और जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है, और ये मुख्य देखा जाए तो जो कन्नाना बाड़मेर है ना वहाँ का ये गैर नृत्य प्रसिद्ध है भाई। और नेक्स्ट दे रखा है आपको, गिद्दर नृत्य की महिलाएं नृत्यांगना को गैर गणगौर कहा जाता है। तो महिला नृत्यांगना नहीं होती इसके अंदर, इसमें पुरुष ही होते हैं जो कि महिलाओं के वस्त्र पहन करके नृत्य में भाग लेते हैं, उनको ही गणगौर या फिर मेहरी भी कहते हैं।
गणगौर भी कहते हैं और उनको मैरी भी कहते हैं, लेकिन इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, केवल पुरुष भाग लेते हैं जो कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना। तीसरा दिया गया ढोल नृत्य में थाकड़ा शैली में ढोल बजाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, थाकड़ा शैली में ढोल बजाया जाता है जो कि जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और ये जयनारायण व्यास ने इस नृत्य का संरक्षण प्रदान किया था। जो थाकड़ा शैली है ये जयनारायण व्यास जी के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। और पुरुष थाकड़ा शैली में ढोल बजाते हैं जालोर साइड के। तो इसमें आपके पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं लोक नृत्य, सामने दे रखे हैं उनका संबंध। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 सही है। वो कौन कौन से है, वो इस प्रकार है। देखो, रसिया नृत्य जो है ना, ये रहता है आपके मीणा जनजाति संबंधित दे रखा है, जो कि आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है। तो रसिया नृत्य मीणा जनजाति संबंधित है। दोसा सवाई माधोपुर करौली साइड में नृत्य किया जाता है भाई। और दूसरा दे रखा मछली नृत्य, तो मछली नृत्य है वो बंजारों के द्वारा किया जाता है, न कि कथोड़ी जनजाति के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपकी गलत। तीसरा दे रखा है आपको जेला नृत्य, तो जेला बिल्कुल सही है, शहरियों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपके सही रहता है। और शहरियों द्वारा किया जाता है और ये पुरुष और महिला दोनों सामूहिक रूप से इस नृत्य को करती है। और ये फसल के समय है वो खुशियों के अवसर पर किया जाता है जेला नृत्य। फिर दे रखा है बांगड़िया नृत्य, तो बांगड़िया नृत्य कालबेलियों का प्रमुख नृत्य है, न कि कंजरों का। तो ये भी हो गया गलत। तो इसमें आपके पहला और तीसरा सही है, और ये दोनों दूसरा और चौथा है वो गलत है। ठीक है ना। तो मछली नृत्य है वो किसका है, बंजारों का। बांगड़ी नृत्य किसका है, तो कालबेलियों का। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, जयपुरी ख्याल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है, स्त्री पात्र की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां करती है। यानी कि आपके जयपुरी ख्याल के अंदर जो स्त्रियों का पात्र होते हैं या वो स्त्रियों का जो भाग रहता है वो स्त्रियां खुद ही भाग लेती है उसके अंदर। तो ये कथन बिल्कुल आपके सही रहता है। दूसरा दे रखा है, जोगी जोगण इस शैली का ख्याल है। जोगी जोगण जो है वो जयपुरी शैली की ख्याल रहती है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही रहता है भाई, क्योंकि इसमें देखो ख्याल के बारे में थोड़ा वो देख लेते हैं। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और जयपुरी ख्याल के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। और विशेषता इस प्रकार है कि स्त्री पात्रों की भूमिका निर्वहन स्त्रियां करती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का समावेशन मिलता है। जोगी जोगणी शैली का मतलब मुख्य शैली रहती है वो है जोगी जोगण। इसके अतिरिक्त अगर शैलियाँ देखी जाए तो जैसे कान गुजरी है, मियाँ बीबू है, पठान है, रसीली है, तबोलन है, यह सभी जयपुरी ख्याल की प्रमुख शैलियाँ रहती है भाई। तो इसमें आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, गौरी लोकनाट्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन कौन से सत्य है उसका भी आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है, झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। जो झामटिया होता है ना वो इसमें आपके कविता पाठ करता है लोक भाषा के अंदर, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर वो कविता का पाठ करता है, जो कि बिल्कुल आपके सही है। दूसरा दे रखा है, गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, इसमें केवल और केवल है वो पुरुष इसमें भाग लेते हैं, तो पुरुष पात्र होते हैं। खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंच की आज्ञा लेता है। जो खेड़ा देवी है उनसे भोपा है वो गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही रहता है भाई। और ये नृत्य जो है ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को ये नृत्य किया जाता है ज़्यादातर। फिर देर का, गौरी लोक नाट्य के दौरान शराब का प्रयोग है वो नहीं होता है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, इसके दौरान शराब है, मांस है, हरी सब्जी का प्रयोग है वो निषेध रहता है भाई। तो शराब ही नहीं, शराब के साथ और देखो मांस भी इसमें निषेध है, और हरी सब्जी जो है ना वो भी इसके तहत निषेध रहती है। और अब गौरी नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। देखो, तो गौरी नृत्य एक धार्मिक लोक नाट्य है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित रहता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन होता है और 1.25 महीने तक चलता है लगभग। ठीक है ना। गौरी का मुख्य पात्र है वो राय बुढ़िया होता है। राइया जो है वो पार्वती का प्रतीक होता है और विष्णु जी का प्रतीक होता है भाई। और झामटिया लोक भाषा में कविता का पाठ करता है और कुटकुड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। राय बुढ़िया कुटकुड़िया के संवाद में पूरक बनता है और गौरी केवल और केवल पुरुषों का पुरुष पात्र ही होते हैं। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी यह कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, तमाशा लोक नाट्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन से इसमें सही रहते हैं वो भी आपको इसमें चयन करके बताना है। सबसे पहले दे रखा है, सवाई जय सिंह के काल में ये प्रारंभ होता है। तो सवाई जय सिंह के काल में प्रारंभ न होकर के
ये सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। तो ये कथन हो गया आपके गलत। तो प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ होता है भाई। तो पहला ही कथन हो गया आपके गलत। दूसरा दे रखा, इसका आयोजन खुले मंच पर होता है। तो इसका आयोजन बिल्कुल खुले मंच पर होता है और जिसे अखाड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। तमाशा जहाँ होता है उसे खुले मंच पर होता है और उसे अखाड़ा भी कहा जाता है। इसमें गायन शैली का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें गायन शैलियों का प्रयोग होता है। संगीत गायन शैली, नृत्य गायन और गायन तीनों की प्रधानता होती है। तो इसमें गायन का प्रयोग है वो नहीं होता है, लेकिन इसमें गायन का प्रयोग होता है। तो ये भी हो गया आपके गलत, क्योंकि इसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता रहती है भाई, ठीक है ना। वासुदेव भट्ट का संबंध इस लोक नाट्य से है। तो वासुदेव भट्ट का जो संबंध है वो इस नृत्य से रहता है। और इसके अलावा नृत्य और कलाकार देखा जाए तो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है और वासुदेव भट्ट तो है ही। और गोपीचंद और हीर रांझा इसमें मुख्य तमाशे होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, गोपीचंद और हीर रांझे। तो इसमें आपके चौथा कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तो इसमें आपके केवल और केवल दो कथन सत्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मंदिरों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंदिरों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कूट का चयन भी करना है भाई। सबसे पहला दे रखा है, रानी भटियाणी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति की आस्था का केंद्र है। तो मुख्यतः ढोली जाति की आस्था का केंद्र है, ये आपके बिल्कुल सही बात है। और रानी भटियाणी जो को भुआसा के नाम से भी जानते हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान तथा सिंध पाकिस्तान में पूजनीय थे, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान जो है वहाँ पर रानी भटियाणी जी की पूजा मुख्य रूप से होती है भाई। और बाड़मेर के जसोल गांव में भी इनका मंदिर एक बना हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये रखा है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो गंगा मंदिर का जो कार्य है वो एक तो ये ध्यान रखना कि आपको 90 वर्षों तक चला था, ठीक है ना। कितने वर्ष चला था? तो 90 वर्ष तक चला था और महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी के अंदर इसको बनवाना प्रारंभ किया गया था। और पूर्ण बना था या मूर्ति स्थापना जो है वो ब्रजेंद्र सिंह द्वारा इस मंदिर में की गई थी। और ये जो मंदिर है ये भरतपुर में स्थित है और ये राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको दे रखा है, ब्रह्मा मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है। तो ब्रह्मा जी जो मंदिर है इसके गर्भगृह के अंदर ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, गर्भगृह में चतुर्मुखी यानी कि 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। और सूर्य भगवान जूते पहने हुए दिखाई देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें जो सूर्य मंदिर है इसमें भगवान सूर्य है जूते पहने हुए दिखाई देते हैं। और भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वो संगमरमर मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है इस पर, और पुष्कर में स्थित है। ये संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस की छवि वाला मंदिर है ये, और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें आपके सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। पहला दे रखा आपको कि हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रत्याकालीन कला का उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही है। नागदा का सास बहु मंदिर सशस्त्र बाहु को समर्पित है, ये भी आपके बिल्कुल सही रहता है। और रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, तो ये कथन भी आपके सही है। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित कृष्ण की मूर्ति मानसिंह द्वारा गुजरात से लाई गई थी। तो मानसिंह द्वारा गुजरात से ये नहीं लाई गई थी, तो ये ध्यान रखना आप। गुजरात से नहीं लाकर चित्तौड़ में जो मीराबाई का मंदिर है वहाँ से इस मूर्ति को लाया गया था। तो ये कथन हो गया आपके असत्य। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं दुर्ग, सूची 2 में दे रखे हैं आपको उदाहरण। तो धानवन दुर्ग, तो धानवन दुर्ग में रहता है अपने जैसलमेर दुर्ग, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। वन दुर्ग, तो वन दुर्ग में आ जाएगा आपके सिवाना का किला, 3 नंबर। औदुक दुर्ग, औदुक दुर्ग कहते हैं या फिर इसको जल दुर्ग भी कह सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके इसमें गागरोन का किला, तो 2 नंबर। पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों मेर खाई होती है गहरी उसे कहते हैं पारिक दुर्ग, जो कि है अपना जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, दुर्गों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्गों से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सही कथन कौन से है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला दे रखा है आपको कथन कि तारागढ़ का किला जिसका निर्माण राव बरस सिंह द्वारा करवाया गया था, यह गिरी दुर्ग का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है
और इसका निर्माण बरसिंह के द्वारा किया गया था, जो कि 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था भाई। और इसके बाद ये रखा है आपको अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर 14 विशाल बुर्ज है। तो बिल्कुल इसकी जो प्राचीर है इसमें 14 विशाल है वो बुर्जों का निर्माण किया गया है। और ये जो है वो बीटली, इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं या फिर अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर हुआ था और इसका निर्माण है वो चौहान शासक अजय पाल के द्वारा किया गया था। और विलियम बेंटिंग ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटी खास लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कोटी खास जो है ये आपके लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी के अंदर सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इस दुर्ग का जो अष्टधातु दरवाजा है वो जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली से लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। यहाँ पत्थर के पैर लोहे का शरीर काट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, ये कहावत कौन से किले से संबंधित है? तो ये रहता है अपने जैसलमेर किले से संबंधित रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर किला इतना कठिन मार्ग है जाने का कि वहाँ जाने के लिए आपके पैर होने चाहिए पत्थर के, शरीर होना चाहिए लोहे का और घोड़ा होना चाहिए काठ यानी कि लकड़ी का, तभी आप है वो जैसलमेर दुर्ग तक पहुँच सकते हो। ठीक है ना, इसमें यह आपकी कहावत रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी। और इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी के अंदर कब किया गया भाई? 1155 ईस्वी के अंदर राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। इसे सोनार का किला भी कहते हैं और जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखी है बावड़ी, सामने दे रखा उनका स्थान। सबसे पहले दे रखी है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी अपने उदयपुर के अंदर स्थित है। रानी जी की बावड़ी कोटा के अंदर, जो कि आपकी गलत है। रानी जी की बावड़ी कोटा में ना होकर के बूंदी के अंदर स्थित है भाई। ठीक है ना। चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। और चांद बावड़ी जो है इसका निर्माण चांद नामक शासक ने करवाया था और ये राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी रहती है भाई। ठीक है ना। और नौलखा बावड़ी, तो ये आपके बूंदी में स्थित ना होकर के डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये अपने डूंगरपुर के अंदर स्थित रहती है। और इसका जो निर्माण है ये आस्करण की पत्नी जो है पेमल देवी, उनके द्वारा करवाया गया था। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है और निर्माण आस्करण की पत्नी पेमल देवी। चांद बावड़ी आबा दौसा के अंदर स्थित है, आबा निर्दोसा के अंदर स्थित है और इनका निर्माण करवाया था अपने चांद नामक शासक ने। ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है और रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनुरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत रानी ने 1699 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। फिर दे रखा त्रिमुखी बावड़ी। तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण रानी रामरस दे जो है इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसमें आपके पहला कथन और तीसरा कथन सही है, तो आ जाएगा इसमें आपके केवल और केवल 2 कथन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखी है हवेलियाँ, सूची 2 में दे रखे हैं आपको जिले। तो सूची 1 की पहली हवेली दे रखी है आपको केसर दास कानेड़िया की हवेली। तो केसर दास कानेड़िया की जो हवेली है ये स्थित है झुंझुनू के अंदर। तो पहले मजेगा आपके 2। फिर दे रखा है गोरी लाल बियाणी की हवेली। तो गोरी लाल बियाणी जी की जो हवेली है ये स्थित है सिक्कर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा है पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली। तो पुरोहित प्रताप नारायण जी की जो हवेली है ये स्थित है आपके जयपुर के अंदर, 4 नंबर। राम निवास गोयनका की हवेली, तो ये स्थित है आपके चूरू के अंदर, 3 नंबर। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा चित्रकला की जोधपुर शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्रकला की जोधपुर शैली जो है इस पे आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पे विचार करना है और कौन से कथन सत्य है इसकी आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कि इस शैली का प्रधान विषय प्रेमाख्यान विषय है। तो प्रधान जो है इसमें आपके प्रेम आख्यान विषय रहता है, जो कि इसमें आपके रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि इसका जो विषय है वो प्रेम आख्यान यानी कि प्रेम को दिखाना या प्रेम का व्याख्या करना इसका विषय रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा इस शैली में लाल रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें आपके लाल और पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ था, जो कि नहीं हुआ है, ये कथन गलत है भाई। इसमें लाल और पीले रंग का ही प्रयोग अत्यधिक रूप से किया गया था। फिर दे रखा इस शैली की निजी देन बादाम सी आँखें। तो निजी देन जो है वो बादाम सी आँखें रहती है, तो ये भी आपके सही है। बादाम सी आँखें और ऊंची पाग इस शैली की निजी देन रहती है भाई। ठीक है ना। और इसके चित्रकार देखा जाए तो इसमें आते हैं आपके अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास जी,
माधोदास जी, शिवदास जी और राम सिंह जी भाटी। ऑप्शन नंबर इसमें आपके रहेगा केवल और केवल 2 कथन सही है, पहला और तीसरा, तो केवल 2 कथन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा, चित्रकला की बूंदी शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बूंदी शैली के बारे में कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और कौन कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। तो अहमद अली का संबंध बूंदी शैली से है, बिल्कुल सही बात है। अहमद अली का संबंध किससे है भाई? तो बूंदी शैली से संबंधित रहता है, ऑप्शन नंबर इसका एक वाला सही है। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के समय में हुआ था, तो ये भी आपके सही है, उमेद सिंह के समय हुआ था, यानी कि इसका स्वर्णकाल जो है उमेद सिंह का काल रहता है। इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण किया गया था, ये भी आपके सही है। भाव सिंह के समय बूंदी शैली पर दक्षिणी भारत की शैली का प्रभाव पड़ा था, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं वाद्य यंत्र, सूची 2 में दे रखे हैं इनके संबंध कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन से प्रकार का रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले सुरिंदा। तो सुरिंदा वाद्य यंत्र जो है ये रहता है आपके तत्वाद्य यंत्र, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। नड़ वाद्य यंत्र, तो नड़ वाद्य यंत्र जो है इसका संबंध रहता है अपने सुशीर वाद्य यंत्र से, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा आपको मादल, तो मादल आ जाएगा अवनद वाद्य यंत्र, 2 नंबर। लेजिम, तो लेजिम हो जाएगा आपके घन वाद्य यंत्र, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। तो इसमें हम कुछ थोड़ा और देख लेते हैं। देखो, तो सुरिंदा जो है ये तत्वाद्य यंत्र है, पहली बात तो विशेषकर लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है और रोइडे की लकड़ी का बना होता है। दूसरा दे रखा है नड़ वाद्य यंत्र, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है और विशेषकर लकड़ी से बना है और इसमें मुख्यतः 4 छेदे होते हैं और कर्णाभील इसके मुख्य वादक रहते हैं। मादल नृत्य, सॉरी मादल वाद्य यंत्र, तो ये आपके अवनद वाद्य यंत्र है और मृदंग की आकृति का होता है भाई। और मोलेला का मादल अत्यधिक प्रसिद्ध रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कहाँ का मादल प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव का मादल है वो प्रसिद्ध रहता है। फिर आता है लेजिम। लेजिम जो है ये घन वाद्य यंत्र है और ग्रासियों द्वारा नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके सुना है दीवारों के कान होते हैं परंतु यहाँ के महलों की दीवारें बोलती है, ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में कहा गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही बात है। और इसी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को ज़मीन का जेवर भी कहते हैं और इसका निर्माण है वो राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में 1588 से लेकर 1593 के मध्य करवाया गया था भाई। और इसमें 2 जलाशय भी बने हुए हैं, जिसमें एक है रामसर और एक है रानीसर, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहने वाले ये कथन किसने कहा था? तो वो आ जाएगा आपके प्रोफेसर दीनानाथ दुबे के द्वारा ये कथन कहा गया था भाई, कि सुना है दीवारों के कान होते हैं परंतु यहाँ जो जूनागढ़ के महल है इनकी दीवारें बोलती है, ठीक है ना। और राय सिंह प्रशस्ति सूरजपाल पर लगी हुई है और इसी दुर्ग के अंदर हेरम्ब गणपति का मंदिर भी बना हुआ है। हेरम्ब गणपति जी यानी कि शेर पर सवार अपने गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे लगी हुई है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा दे रखा, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का है, तो ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा भाई। ये अबुल फजल के द्वारा नहीं कहा गया था, ये कथन इसमें गलत है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कहा गया था कि आगरा किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है, तो ये अबुल फजल ने नहीं, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया था। और कोटा दुर्ग जो है इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा के पुत्र जैतर सिंह द्वारा कोट या भील को हराकर करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है आपको वाद्य यंत्र, सूची 2 में दे रखा है आपको वादक दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं वाद्य यंत्र। तो इसमें आपको सुमेलित करके बताना है अभी कोई कौन सा किस से संबंधित रहने वाला है। पहला दे रखा कमाइचा, तो कमाइचा के वादक आते हैं, इसमें रहेगा आपके साकर खा। कमाइचा वादक है साकर खा, तो पहले में आ जाएगा 1, पहले में 2। फिर आएगा आपके भपंग, तो भपंग के वादक रहते हैं जहूर खां, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। सुरनई, तो सुरनई जो है इसमें आ जाएगा आपके पैंपे खां, सुरनई और पैंपे खां के द्वारा बजाई जाती है। और नगाड़ा, तो राम किशन सोलंकी के द्वारा नगाड़ा बजाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर।
2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, सांची से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांची के बारे में कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और कौन से कथन सत्य है उसका भी चयन करना है। तो सांची दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। तो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहेगा भाई। सांची को माता पार्वती का रूप मान करके पूजा जाता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। सांची बनाने वाली कन्या को समझिया कोट कहा जाता है। तो समझिया कोट कहा जाता है, ये कथन आपके गलत है भाई। कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन तक गोबर से आकार उकेर कर उसकी पूजा करती है, जिसे सांझी, संजूली या सांझ की हांजी भी कहा जाता है, ठीक है ना, न कि सांझ का कोट। ये कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये जो जमटिया समझिया कोट है ना, ये अंतिम 5 दिन बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है ना, उससे कहते हैं समझिया कोट। तो ये भी आपको ध्यान रखना, डाउट नहीं रखना है। तो 5 दिन लास्ट में जो बड़े आकार की सांझी बनाते हैं उससे कहते हैं जमटिया कोट। तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 हो गया। 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। सबसे पहले आपको दे रखा है, डबल कट वर्क पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। श्रीलाल जोशी फट चित्रण के प्रमुख चित्रकार है, ये भी सही। थेवा कला में बेल्जियम के कांच पर स्वर्ण नक्काशी की जाती है, ये भी आपके सही। तैनीसा के अंतर्गत डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतला पित्तल तार भरा जाता है, ये भी आपके सही है अभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करके नीचे दिए गए कोड का आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें अलवर शैली, तो अलवर शैली में आ जाएगा आपके नंदलाल, तो पहले में आ गया 4। फिर दे रखा जयपुर शैली, तो जयपुर शैली में आ जाएगा आपके शालिग्राम, तो 2 नंबर। कोटा शैली, तो कोटा शैली में आ जाएगा आपके लच्छीराम, 3 नंबर। किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ शैली में आ जाएगा आपके लाडली दास, 1 नंबर। 4 2 3 1, 4 2 3 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा, चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है भाई। और दूसरा आता है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट है, तो मेदपाट है, ये भी आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। और तीसरा आपको दे रखा है, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली का प्रभाव रहता है, तो प्रारंभ में जैन, गुजराती, अपभ्रंश शैलियों का इस प्रभाव था, ये भी बिल्कुल आपके सही रहता है भाई। और उनियारा मारवाड़ शैली की उपशैली है, तो उनियारा जो है ये मारवाड़ शैली की ना होकर के ढूंढाड़ शैली की उपशैली रहती है, तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। तो इसमें केवल 3 कथन है, वो सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, शेखावटी चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आप और असत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके बताना है अभी। पहला दे रखा, भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो होती है ना फ्रेस्को वगैरह, तो वो ओपन आर्ट गैलरी में आ जाएगा आपकी। इस शैली के भित्ति चित्रों में कथई, नीले और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो असत्य कथन पूछा है, इसमें असत्य दोनों ही नहीं है भाई, तो न तो 1 और न ही 2, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको दे रखा है 43 नंबर कि राजस्थान में बच्चों के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं बच्चों के आभूषण, एक तरफ दे रखे हैं उनके पहने जाने वाला अंग, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म है वो असुमेलित है। तो असुमेलित युग्म का आपको बताना है। तो इसमें हंसली जो है ये कंठ पर पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। और पैजनी जो है, पैजनी ये कमर पर नहीं पहनते भाई, ये पहनते हैं पैरों के अंदर, तो ये हो गया आपके असुमेलित। मोती जो है ये मोती कानों के अंदर पहने जाते हैं, तो इसमें आपके एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, 8 मासिया चौड़ाई के अनुसार गोटे का ही प्रकार है, जो कि बिल्कुल सही है। और राजस्थान में बेटी के जन्म पर हरा पोमचा देने की परंपरा है, तो हरा पोमचा न होकर के पीला पोमचा है वो देने की परंपरा रहती है, तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है,
तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। और अजरंग प्रिंट जो है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है भाई, ये ध्यान रखना आपको, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। और बगरू को छिपों का अकोला कहा जाता है, तो बगरू को छिपों का अकोला नहीं कहा जाता है। छिपों का अकोला होता है जैसे कोई भी अगर बड़े पैमाने पर अगर छपाई वगैरह की जाती है तो उसको छिपों का अकोला है वो कहा जाता है, न कि बगरू प्रिंट को। तो इसमें आपके ये भी हो जाएगा गलत। तो सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2, सॉरी 1 और 3 जो 2 कथन है ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सत्य कथन कौन से हैं इसमें आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है, सभ्य समाज के जन्म मरण और परण में 3 पीढ़ियों की स्थिति प्रदर्शित की जाती है, बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया को 7 अन्नों की पूजा की जाती है, तो ये भी आपके सही है। गणगौर का तैयार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं तैयार, दूसरी तरफ आपको दे रखे हैं संबंधित महीने। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है ऊब छठ। तो ऊब छठ जो तैयार है ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद के अंदर, ठीक है ना। बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी आ जाएगी आपके माघ पंचमी को। और शीतलाष्टमी तो ये आ जाएगी आपके चैत्र अष्टमी को। और दशहरा आ जाएगा आपके आश्विन दशमी को, इनकी विजयदशमी आती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखी है साहित्य कृषि और सूची 2 में दे रखा है इनका संबंध। साहित्य कृषि नहीं आपके साहित्य की कृति है भाई, ठीक है ना, ये कृषि लिखा हुआ है इसके अंदर, साहित्य कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं उनकी, और सामने उनके संबंधित दे रखे हैं कौन से इसके लेखक रहते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखे हैं वीरमायण। तो वीरमायण जो रचना है ये रहती है आपके डाडी बहादुर की, यानी कि पहले में 4 नंबर। सूरज प्रकाश तो ये रहेगी आपकी करणीदान, ठीक है ना, सूरज की किरण से समझ लेना आप, सूरज तो किरण या करणी, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। हमीरायण, तो हमीरायण का आ जाएगा आपके भाउंड व्यास, इसमें 2 नंबर। बिसल देव रासो तो ये आ जाएगी अपने नरपति नल्ला की, तो इसमें आ जाएगा आपके डी में आ जाएगा 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित से राजस्थान में साहित्यिक शैलियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है वो आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है श्लोका राज कवियों एवं विद्वान सामंतों द्वारा लिखे गए थे। तो श्लोका जो है ये आपके राज कवियों या विद्वान सामंतों के द्वारा नहीं लिखे गए थे, ये साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी जाती थी और जनसाधारण की भावना को आम जन तक पहुंचाने के लिए सहायक होती थी। जैसे होता है ना भाई, राव अमर सिंह का श्लोका है, अजमाल जी का श्लोका है, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको है, तो ये सब श्लोक के राज कवि और विद्वान सामंतों द्वारा लिखे जाते थे, ये कथन गलत है। अभी पढ़े लिखे जो साधारण लोग हैं वो ये श्लोक लिखते थे, तो ये पहला कथन हो गया आपके गलत। दूसरा दे रखा है साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। विगत से किसी विषय का केवल संक्षिप्त विवरण है वो किया जाता है, कोई भी अगर विगत लिखते हैं तो संक्षिप्त विवरण नहीं लिखते हैं, विगत के अंदर आपके विस्तृत विवरण है उसमें लिखा जाता है, और तो ये आपके इसमें हो जाएगा गलत कथन। और जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, तो जमाल है और राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि राजस्थानी लिखित साहित्य में वाणी निष्ठा की विशेषता है। जो वाणी है ये निष्ठा की विशेषता है, ये आपके इसमें बिल्कुल सही रहेगा। जो वाणी होती है वो निष्ठा की क्या रहती है भाई, ये प्रकार की विशेषता रहती है, और जिसे लोक साहित्य भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला कथन आपके बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दे रखा, प्राचीन काल संत और भक्तों की अधिकतम रचनाओं के कारण भक्ति काल कहलाता था। तो जो प्राचीन काल है ये भक्ति काल नहीं कहला करके इसमें आपके जो पूर्व मध्य काल था वो इसमें भक्ति काल कहलाता है भाई। तो प्राचीन काल जो है वो वीरता का काल कहलाता था, वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीरता का काल कहते थे। तो प्राचीन काल तो होगा आपके वीरता काल, और जो पूर्व मध्य काल होगा वो होगा अपने भक्ति काल, तो ये हो जाएगा आपके कथन गलत।
फिर तीसरा दे रखा है उत्तर मध्य काल श्रृंगार रीति नीति पर रचनाओं हेतु प्रसिद्ध था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ रचनाएं दे रखी है, सामने उनके रचनाकार दे रखे हैं और आपको बताना है कि कितने युग्म इसमें आपके सुमेलित रहते हैं। तो अलेकु हिटलर ये रहती है विजयदान देता की, जो कि सुमेलित है। अमोलक बाता तो ये रहती है अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की। अमोलक बाता है, मांजल रात है, मूमल है, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा है, कह रे चकवा बात, ये सब अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की रचना रहती है। और पणियोड़ी कंवारी ये नतमल जोशी की रचना है। पणियोड़ी कंवारी है। आबे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन, तो ये आपकी रहती है नतमल जोशी जी की। और जोग संजोग तो ये रहती है अपने यादवेंद्र शर्मा की। तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। और इसके अलावा जैसे चांदा सेठानी है, हूँ गोरी किण पीवरी, ये सब यादवेंद्र शर्मा की रचना है। जमारो है, संबंध अर्थार है, ये सभी यादवेंद्र शर्मा जी की रचनाएं रहती है अभी। तो इसमें आपके उपरोक्त सभी या सुमेलित रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखी है मुख्य बोली, एक तरफ दे रखी है उपबोली। तो इसमें आपको कितने युग्म सुमेलित है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखी है मारवाड़ी बोली। तो मारवाड़ी की जो उपबोली है ये आपके नागर चौल दे रखा है, जो कि इसमें आपकी नहीं रहने वाली भाई। तो थड़ी है, गोडवाड़ी है, वो सब मारवाड़ी उपबोली रहती है, लेकिन नागर चौल इसकी उपबोली नहीं आएगी। ढूंढाड़ी की दे रखी है तो इसमें आ जाएगा आपके जो राजावटी है, राजावटी है, तोरावटी है, नागर चौल है। यह नागर चौल जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, न कि मारवाड़ी की। तो ये इसमें बिल्कुल सही है। और मालवी की आपके रहती है रागड़ी है, नीमाड़ी है, तो ये भी आपके सुमेलित है। तो इसमें केवल 2 युग्म है वो सुमेलित है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है संत रामचरण जी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से हैं उनमें से आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है रामचरण जी ने कृपा राम जी से दीक्षा ग्रहण की थी। तो बिल्कुल सही है, जो रामचरण जी है वो कृपा राम जी से दीक्षा ग्रहण की थी और ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। तो ये बिल्कुल सही है, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, ये भी कथन सही है। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित किए गए। तो ये भी आपके बिल्कुल सही। इनकी जो रचना है वो रहती है आपके अनबे वाणी। ये रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। तो ये भी आपके सही है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख शाखा है वो शाहपुरा शाखा ही है, जहाँ पर फूल डोल महोत्सव भी लगता है। उस शाखा के संस्थापक राम जो है ये रामचरण जी महाराज रहते हैं। तो इसमें आपके चारों ही है वो कथन सत्य है भाई। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है संत मावजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है ये निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक है। ये निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा बेणेश्वर धाम की स्थापना के पश्चात इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया था। तो बेणेश्वर धाम के पश्चात इन्होंने है वो ये धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया था, ये भी आपकी बिल्कुल सही रहती है। तीसरा दे रखा कि चौपड़ा इनके द्वारा वाद विवाद शैली में लिखा गया था। तो चौपड़े लिखे गए थे इनके द्वारा, ये वाद विवाद शैली के अंदर लिखे गए थे, ये भी आपके कथन बिल्कुल सही रहता है। इनके अनुयायी इन्हें कार्तिक भगवान का अवतार मानते हैं। तो ये कथन इसके अंदर गलत है भाई, क्योंकि इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें कितने कथन सत्य? 3 कथन सत्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है संप्रदाय, सूची 2 में दे रखे हैं आपको संस्थापक, और कौन सा है वो इसमें संस्थापक रहते हैं इसमें आपको सुमेलित करके नीचे दिए गए कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आते हैं संत हरिदास जी। तो पहले में आ गया 4। विष्णुई संप्रदाय, तो इसमें आपके जाम्बो जी 3 नंबर। अलकिया संप्रदाय, तो इसमें आ जाएगा आपके अलकिया संप्रदाय में रहते हैं अपने लालगिरी जी महाराज। कौन से आ जाएंगे भाई अलकिया संप्रदाय? तो लालगिरी जी महाराज। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। गुदड़ संप्रदाय, तो इसमें आ जाएगा संत दास जी 1 नंबर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है लोक संतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे आपको सबसे पहले दे रखा है कि सांगलिया धुनी का संबंध सर्वंगी संप्रदाय से है। तो बिल्कुल सही है, जो सांगलिया धुनी है इनका संबंध है वो आपके सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख के अंदर रहता है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल आपके सही है। फिर दे रखा धन्ना जी सगुण भक्ति के समर्थक थे।
तो धन्ना जी सगुण भक्ति के समर्थक ना होकर के निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, ये हो जाएगा आप गलत। महर्षि नवलराम ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सहायक माना था, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, जसनाथ जी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसमें से आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा, इन्होंने लूणकर्ण सर को राजपद पाने का वरदान दिया था। जो लूणकर्ण था उनको राजपद पाने के लिए वरदान दिया था जसनाथ जी महाराज ने, जो कि बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने इनको भूमि प्रदान की थी, तो ये भी कथन आपकी सही है। जसनाथ जी ने कतरियासर में जीवित समाधि ली थी, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। कतरियासर इनकी तपोभूमि है, तो कतरियासर इनकी तपोभूमि, वहीं पर इन्होंने तपस्या की और वहीं पर फिर इन्होंने संन्यास भी या फिर कह सकते हैं समाधि भी ले ली थी, तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें सभी कथन है वो सत्य है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन है वो सत्य है वो भी आपको इसमें से बताना है भाई। तो पहला दे रखा है, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, तो बिल्कुल मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई का जन्म है कुड़की पाली के अंदर हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज, गुरु का नाम रैदास जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम समय डाकोर गुजरात में इनका व्यतीत हुआ था भाई, ठीक है ना। और फिर दे रखा है कि संत गौरीबाई को मारवाड़ की मीरा कहा जाता है, तो संत गौरीबाई जो है इनको मारवाड़ की मीरा नहीं कहा जाता भाई, इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, ये कथन हो जाएगा आपके गलत, ठीक है ना। तो दूसरा कथन हो गया गलत। फिर दे रखा है संत रानाबाई को दूसरी मीरा कहा जाता है, तो बिल्कुल रानाबाई को दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म मकराना के हरनावा गांव के अंदर हुआ था, तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल 2 कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, लोक देवी से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखी है लोक देवी, सामने दे रखा है उनका संबंध। तो स्वांग्या माता, तो स्वांग्या माता जो है इनका संबंध है वो ओसवालों की देवी दे रखा है, जो कि आपके बिल्कुल ही गलत है अभी, क्योंकि स्वांग्या माता है वो जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी थी, ठीक है ना। तो ये कथन हो जाएगा आपके इसमें गलत। फिर दे रखा है दधीमती माता, तो दधी माता जो है ये दाहिमा या फिर दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, तो ये बिल्कुल आपके सही है। दाहिमा या फिर दादीच जो ब्राह्मण थे इनकी कुल देवी रहती है। इनका मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर स्थित है और इनका मंदिर जो है वो प्रतिहार कालीन मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है। फिर दे रखा है सकराई माता, तो सकराई माता है वो खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में स्थित है, तो ये भी आपके सही है। आई माता, तो आई माता जो है वो सीरवी जाति की कुल देवी है, रामदेव जी की शिष्या है। बिल्लड़ा जोधपुर में इनका पूजा स्थल जिसको बड़ेर कहते हैं, और सीरवी जाति के अन्वय इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं भाई। और ऐसा कहा जाता है कि इनके मंदिर के दीपक की जो ज्योति है वहाँ से केसर टपकती है, जिसका उपयोग इलाज में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 3 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल और केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 हो गया। 59 नंबर आपको दे रखा है, लोक देवियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक देवियों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, उस पर आपको विचार करके बताना कि कौन सा कथन है वो सत्य है, और नीचे जो दे रखे हैं आपको कि भी कौन सा कथन है वो सत्य है वो भी आपको बताना है भाई। पहला आपको दे रखा है, राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, जो कि बिल्कुल सही है। और इनके गीत को कनफटे जोगियों के द्वारा केसरिया कपड़े पहनकर डमरू और सारंगी के साथ गाया जाता है। भदौना माता के मंदिर में मूठ पीड़ितों का इलाज किया जाता है, बिल्कुल मूठ पीड़ितों का इलाज भदौना माता के मंदिर जो कि कोटा में स्थित है वहाँ पर किया जाता है, तो ये भी आपके सही है। आवरी माता के मंदिर में लकवा पीड़ितों का इलाज किया जाता है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। आवरी माता के मंदिर में लकवा पीड़ितों का इलाज होता है और इनका मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है भाई। तो इसमें आपके तीनों कथन सत्य उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण उंगलियों में नहीं पहना जाता। तो उंगलियों में कौन सा आभूषण नहीं पहनते हैं भाई, तो जो बजंटी है ये अपने अंगुलियों में नहीं पहनते हैं, ये महिलाओं के द्वारा गले के अंदर पहनी जाती है, उसको बजंटी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके डी ऑप्शन है वो अंगुलियों का नहीं है। बाकी बीटी, दामना, छड़ा ये सभी अंगुलियों के अंदर पहने जाते हैं भाई। और इसके अलावा देखे जाए तो अंगुलियों में जैसे हथपान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और गले में जैसे हमेल है, तुलसी है, ये सब गले के आभूषण रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखा है,
देवनारायण जी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, तो ये भी कथन सही है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था, तो ये कथन भी सही है। इनके जन्म स्थान वाले गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया था, तो ये कथन इनका गलत है भाई, क्योंकि इनका जो जन्म है वो हुआ था आपके मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी देवमाली गांव के अंदर, ठीक है। और उस गांव को ही भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया था। तो जन्म स्थल को नहीं दिया था, मृत्यु स्थल को है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया था, जो कि 2024 के अंदर दिया गया था। और गांव कौन सा था? देवमाली गांव, जहां पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी भाई। तो उस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का दर्जा दिया गया था, तो ये कथन हो जाएगा आपकी गलत। इस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। बिल्कुल, देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और इनका जन्म है वो आसिंद के अंदर हुआ था भाई, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना। जन्म स्थल जो है वो आसिंद है और मृत्यु स्थल जो है वो है अपने देवमाली गाँव। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन 3 है ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि सत्य कथन कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 3 कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है लोक संत, सूची 2 में आपको दे रखे हैं साहित्यिक कृतियाँ। कौन सी कृति किस लेखक की या लोक संत की रहती है वो आपको सुमेलित करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है रजब जी, तो रजब जी की है सर्वांगी, पहले में आ जाएगा 4। जसनाथ जी, इनकी रहती है कोंडा, तो 3। कृष्णदास पियरी जी, इनकी आ जाएगी आपके जुगलमैन चरित्र, 2 नंबर। हरिदास जी, इनकी रहती है मंत्रराज प्रकाश, तो 1 नंबर। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको रीति रिवाज, सामने दे रखे हैं संबंध। तो बढ़ार जो है और पीछे पूछा है कि कितने युग्म असुमेलित हैं, तो आपको इसमें असुमेलित युग्म का चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बढ़ार, तो बढ़ार जो है ये जन्म से संबंधित है, तो ये गलत है भाई, ये विवाह से। तो बढ़ार जो है ये जन्म से संबंधित न होकर के विवाह से संबंधित है भाई, तो ये हो गया आपका सुमेलित। भद्र जो है ये भद्र संबंधित है मृत्यु से, बिल्कुल सही बात है। सुहावड़ जो है ये सुहावड़ जो है ये विवाह से संबंधित ना होकर के जन्म से संबंधित रहती है, तो ये भी हो गया आपके असुमेलित। तो इसमें आपके दूसरा जो ऑप्शन है यानी कि आपके कितने असुमेलित है, 2 क्वेश्चन 2 है वो कथन असुमेलित है, तो इसमें आ जाएगा केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें और फिर असत्य यानी सत्य कथन कितने हैं वो आपको इसमें बताना है भाई, कौन कौन से कथन सत्य रहते हैं वो आपको इसमें से बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि बखेर विवाह पर बारात स्वागत के समय की जाने वाली एक प्रकार की रस्म होती है, तो ये क्वेश्चन ये आपकी गलत है। बखेर है वो विवाह के अवसर पर की जाने वाली रस्म है, वो नहीं रहती है, तो ये हो गया आपके इसमें असत्य, क्योंकि बगैर जो है वो मृत्यु से संबंधित रहती है। जब शव यात्रा के दौरान उनके ऊपर से सिक्के रुपए कोड़ियाँ आदि है वो बिखेरे जाते हैं, उसे बखेर कहा जाता है, तो ये हो गया आपके इसमें असत्य। फिर दे रखा आधेटा विधुर पुरुष द्वारा अविवाहित स्त्री से किए जाने वाले विवाह का एक स्वरूप होता है, तो ये गलत है भाई, क्योंकि आधेटा जो होता है ये मृत्यु से संबंधित रस्म होती है। जब इंसान की अंतिम यात्रा के समय उसकी बैंकुटी को ले जाया जाता है, तो आधेटा जब आता है तो उसकी दिशा है वो चेंज की जाती है भाई, आगे वाले लोग पीछे और पीछे वाले लोग आगे आते हैं और उसकी दिशा है वो चेंज की जाती है, उसको आधेटा कहा जाता है। तो ये विदुर पुरुष से संबंधित नहीं है, तो ये भी कथन आपके गलत है। पानीवाड़ा जन्मोत्सव पर कुआ पूजन की रस्म के दौरान प्रसूता द्वारा अपनी ननद को दिया जाने वाला एक नेक या दक्षिणा होती है, तो ये भी कथन आपकी गलत है, क्योंकि पानीवाड़ा जन्म से संबंधित न होकर के मृत्यु से संबंधित रस्म रहती है। जो किसी भी व्यक्ति को प्रदेश या दूसरे स्थान पर मृत्यु हो जाती है तो उसका समाचार सुनकर समाचार जो है उसको सुहावनी कहलाता है। और इस प्रकार जो मतलब एक होता है जल स्रोत में जाकर स्नान करते हैं सभी सुहावनी के पश्चात, उससे कहते हैं पानीवाड़ा, ठीक है। तो ये भी आपके है वो असत्य हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन इसमें आपकी एक भी नहीं है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको रस्म या रीति रिवाज और सामने दे रखी है उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें आपके रहेगा और नीचे जो कोट दे रखे हैं इसमें से सही कोट का चयन करके आपको बताना भी है भाई। सबसे पहले आपके आ जाएगा इसमें पसारो। तो पसारो जो है ये पसारो आपके इसमें रहेगा
कि विवाह के पश्चात दूल्हे के घर पर 7 थालियों के माध्यम से जो आपके रिवाज होते हैं उन्हें कहते हैं आपके पसारो। तो पहले में आ जाएगा 4 नंबर। फिर आपको दे रखा है मधुपर्क। तो मधुपर्क रहता है आपके वर पक्ष के स्वागत से संबंधित रस्म जो होती है उसे कहते हैं मधुपर्क। फिर आती है पैरावणी। तो पैरावणी इसमें रहेगा नववधु के साथ छोटे भाई या बहन का जाना होता है, उसमें जो ओढ़ुंदी हो जाएगी इसमें, और इसमें रहेगा आपके बारात विदाई के समय की जाने वाली रस्म जो है ये पैरावणी रहती है भाई। तो इसमें एक हो जाएगा। और ओढ़ुंदी यानी कि रहेगा नववधु के साथ छोटा भाई या फिर कोई बहन साथ जाती है तो इसे कहते हैं ओढ़ुंदी, यानी कि 3 नंबर। तो 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखी है संस्था, सूची 2 में दे रखे हैं उससे संबंधित स्थान कि कौन सी संस्था कहाँ पर स्थित है भाई। तो इसमें आपके रहेगा राजस्थान संस्कृत अकादमी, तो ये स्थित है जयपुर के अंदर, तो पहले में आ जाएगा आपके 2 नंबर। फिर दे रखा है राजस्थान साहित्य अकादमी, तो राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है उदयपुर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, तो ये अपने बीकानेर के अंदर स्थित है, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है अपने जोधपुर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ वस्त्र दे रखे हैं सामने, उनकी विशेषता भी दे रखी है, इस पे आपको विचार करके बताना है कि कितने युग में उस सुमेलित है और कितने युग में उस सुमेलित नहीं है भाई। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहले दे रखा खपटा। तो खपटा जो है ये इसमें आपके रहता है शहरिया जाति की धोती दे रखी है जो कि इसमें आपके गलत रहता है भाई। तो खपटा जो है ये शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं रहती है, ये इसमें आपके आ जाएगा कि जो खपटा है ये रहता है शहरिया पुरुषों का सापा होता है न कि धोती। तो ये कथन गलत हो गया। पहले तो शहरियों की जो सापा है उसको कहते हैं खपटा न कि धोती को। फिर दे रखा आपके पंचा। तो पंचा दे रखा है ग्रासियों की कमीज। तो पंचा जो होता है ये ग्रासियों की कमीज नहीं होती है, ये होता है शहरियों की तंग धोती जो है इसको पंचा कहते हैं भाई। तो ये भी आपके सुमेलित नहीं है, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं। ढेपाड़ा। तो ढेपाड़ा जो है ये भीलों का सापा नहीं होता, ये भीलों की तंग धोती होती है जिसको ढेपाड़ा कहते हैं, तो ये भी आपके सुमेलित नहीं। पोतिया। तो पोतिया भीलों की तंग धोती, तो ये गलत है, भीलों की धोती को पोतिया नहीं कहते हैं, भीलों द्वारा सर पर बांधे जाने वाला सापा जो होता है इसको पोतिया कहते हैं, तो ये भी कथन आपके गलत है। पूछा है कितने युग्म सुमेलित है, इसमें से कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है कि पगड़ियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बंजारे ओंटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते थे, तो ये कथन गलत है भाई। बंजारे है वो मोटे पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे न कि आटेदार पगड़ी। आटेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे सुनार, तो ये कथन हो गया गलत। फूल पत्ती वाली पगड़ी दशहरे पर बांधी जाती थी, दशहरे पर न बांध करके ये होली के अवसर पर बांधते थे, तो ये भी कथन हो गया आपके असत्य। और उच्च वर्ग के लोग चीरा बांधते थे, तो बिल्कुल उच्च वर्ग के लोग चीरा बांधते थे और फेंटा भी बांधते थे, तो ये भी कथन सही है। दुगदुगी घोष पेज का प्रयोग पगड़ी को चमकीली बनाने तो किया जाता था, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें 2 कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है और इसमें आपके सत्य कथन का चयन करके भी बताना है भाई। और पहला कथन दे रखा है जामा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। तो जामा है वो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, तो ये कथन बिल्कुल आपके सही कथन है। और दूसरा दे रखा है पटका एक चूड़ीदार पायजामा होता है। तो पटका जो है वो एक प्रकार का चूड़ीदार पायजामा होता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही रहता है। एक चूड़ीदार पायजामा रहता है जो कि कमर अंगरखी के ऊपर और कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र रहता है। इसमें सामान्यतः तलवार या कठार रखी जाती थी, तो इसको पायजामा या फिर पटका कहते हैं। और तीसरा दे रखा अमोवा शिकारियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। तो शिकारियों द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है ये अमोवा रहता है, तो इसमें आपके और खाकी वस्त्र का बना होता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और तीसरा दे रखा है चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता था। तो चीड़ का जो पोमचा है ये विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं होती है वो ये आपके चीड़ का पोमचा है वो पहनती थी भाई, तो ये भी आपके बिल्कुल इसमें सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर, तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल आपके सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से है उसमें से आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन दे रखा है, राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी नरेश विष्णु सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का जो श्रेय जाता है ये बूंदी के नरेश विष्णु सिंह जी को जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, डाकण प्रथा में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय अवैध घोषित किया गया था। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो थे इन्होंने 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर के जो कमांडेंट थे जे.सी. ब्रुक ने इसे अवैध घोषित किया था। तो इसमें आपके स्वरूप सिंह के समय अवैध घोषित किया गया था, तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही है। शारदा एक्ट में विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होना आवश्यक थी। तो लड़के की न्यूनतम आयु 16 वर्ष न होकर के 18 वर्ष रखी गई थी और लड़की की जो आयु है वो 14 वर्ष रखी गई थी। तो इसमें आपके तीसरा कथन गलत है। तो सत्य कथन कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन है वो सत्य है, ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो दुर्गेश युवा जो साहित्य पुरस्कार था इससे मिला था आपके जेठानंद पंवार को दिया गया था भाई। तो बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद पंवार को दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्रयास संस्थागत द्वारा राजस्थानी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था और इसकी काव्यकृति है आपके थू जाग मिनक के लिए पुरस्कार दिया गया था। कहा कि थू जाग मिनक यानी कि जो अभी एग्ज़ाम ऊपर आ रखे हैं और वो भी अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, घर पे सो रहे हैं, बैठे हैं, उनके लिए है कि भाई तू जाग मिनक, अभी तेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं, तू लाइब्रेरी जा, घर पे पढ़ रहा है तो भी घर पे भी कंटिन्यू पढ़ाई कर। इसलिए ये कहते हैं कि भाई तू जाग मिनक, ठीक है, टाइम पे जाग जाओ, वरना फिर आपके हालात आपको जगाएंगे तो वो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1, जेठानंद पंवार को दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना रहती है तू जाग मिनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 दे रखी है कि राजस्थान निवासी CISF अधिकारी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली राजस्थान की निवासी और CISF की अधिकारी वो है अपने गीता सामोता। गीता सामोता जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है भाई, ठीक है। और ये गीता जो सामोता जी है इनका संबंध है वो सीकर जिले के चक गांव की रहने वाली है और गीता सामोता उदयपुर एयरपोर्ट पर बतौर CISF उप निरीक्षक के पद पर अभी भी कार्यरत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गीता सामोता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, राजस्थान में सांगरी को GI टैग मिला है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांगरी को GI टैग मिला है, इस पर कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन है वो सत्य है। यह राजस्थान का 17वां GI टैग था, जो कि बिल्कुल सही है, 17वां GI टैग था। इसे स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बीकानेर ने GI टैग दिलाने में सहयोग दिया था। तो ये भी कथन बिल्कुल आपके सही है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। और जो इनका जो अपने 16वां GI टैग था वो था सोजत मेहंदी, जो कि 2021 के अंदर दिया गया था। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, 14वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के अवसर पर जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये 4 मई से 6 मई 2025 के मध्य वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर A। और इसका जो अपने पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये राजस्थान के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 14वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के अवसर पर जयपुर में मीट इन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से, ठीक है ना। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, 4 से लेकर 6 मई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025। तो मई 2025 जो है ये कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आ जाएगा आपके बीकानेर के अंदर। तो वुशु प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय थी और 19वें नंबर की थी, ये अपने बीकानेर यानी कि बीकाने के अंदर है वो आयोजित की गई थी भाई। और इसमें कुल इस प्रतियोगिता के अंदर 29 पदक जीते थे और 126 अंकों के साथ जयपुर की जो टीम है वो ओवरऑल खिताब है वो जीत लिया था। तो जयपुर की टीम ने वुशु प्रतियोगिता के अंदर जो इसका आयोजन बीकानेर में किया गया था और 19वें नंबर की थी, इसका खिताब जयपुर की टीम ने जीता है भाई। तो ऑप्शन नंबर A, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 9 से लेकर
18 मई 2025 को राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका कहाँ आयोजित किया गया था, इसमें आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहाँ से श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया था? तो श्वेत क्रांति 2.0 का जो शुभारंभ है ये किया गया था अपने अलवर से, ऑप्शन नंबर ए। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री ने अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि इसके तहत आपके 700 नई डेयरियाँ स्थापित की जाएगी। 125 करोड़ का बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया था और 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा। तो ये आपके घोषणाएं, 3 घोषणाएं हुई है श्वेत क्रांति 2.0 के तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 700 नई डेयरियाँ, 125 करोड़ बजट और 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा, ऑप्शन नंबर ए अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन से कथन है वो सत्य है या सही है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है, इस वर्ष पर सिरोही लिली महोत्सव 20 से लेकर 25 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। सिरोही लिली और लिलियम मैक्लिनियाक या उखरूल जिले के सिरोही पहाड़ी श्रृंखला के ऊपरी हिस्सों में 2673 मीटर की ऊंचाई पर खिलने वाला एक प्रमुख फूल है जिसे स्थानीय लोग काससोंग तिमरावो के नाम से जानते हैं। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन आपके सही है। मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सिरोही लिली महोत्सव सिरोही लिली के खिलने को संदर्भित करता है। तो ये कथन भी आपके सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 आपको दे रखा है। नॉर्डिक एलिफेंट युद्धाभ्यास का 17वां संस्करण मई 2025 किन किन राष्ट्रों के बीच प्रारंभ हुआ था? तो नॉर्डिक जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपकी भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन है वो 17वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 की फुटबॉल ट्रॉफी का अनावरण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है। वर्ष 2027 का पहली बार वुमेन्स फीफा क्लब वर्ल्ड कप ब्राज़ील में आयोजित होगा। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य रहने वाले हैं, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 आपको दे रखा है। 81 में आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पे आपको विचार करना है और कौन से कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करके कितने कथन सत्य है वो भी आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है, वर्ष 2001 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 930 था। तो ये आपके इसमें बिल्कुल सही है। 2001 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात 930 था और शहरी लिंगानुपात पूछे तो वो आ जाएगा आपके 914। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और वर्ष 2011 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 था। तो इसमें आपके है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र का 2011 का देखा जाए तो वो 933 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और एक में आ जाएगा 930, ठीक है ना। और इसमें आपके तीसरा दे रखा है, वर्ष 2001 से 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्र के अंदर लिंगानुपात के अंदर वृद्धि होती है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 आपको दे रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो रहते हैं अपने टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो क्रम दे रखा है ये आपके उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम रहता है भाई। तो इसमें टोंक का जो है लिंगानुपात ये 985 है और बांसवाड़ा का रहता है 964, प्रतापगढ़ का रहता है 963, डूंगरपुर का रहता है 951, राजसमंद का रहता है आपके 948। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 83 आपको दे रखा है। वर्ष 2011 में राजस्थान के उच्चतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला बताइए। तो उच्चतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आ जाएगा अपना नागौर।
उच्चतम शहरी बाल लिंगानुपात नागौर के अंदर पाया जाता है। जैसे नागौर के अंदर इसमें आपके जो शहरी बाल लिंगानुपात है वो 901 है भाई। कितना है? 901 है अपने नागौर के अंदर, और 906 है बीकानेर, 904 है भीलवाड़ा, 901 है बीकानेर 12 के अंदर, और 899 है अपने चूरू के अंदर। ठीक है ना। तो नागौर का सबसे हाईएस्ट है 907। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना, कितने कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है वर्ष 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 67.11% रही थी, बिल्कुल सही। वर्ष 2011 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 61.40% रही, तो ये भी आपकी इसमें बिल्कुल सही रहती है। और वर्ष 2011 में राजस्थान न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जो जिला था वो नागौर जिला था, तो ये भी आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है भाई। तो इसमें आपके सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक शहरीकृत जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरीकृत जो जिला है वो रहता है अपने इसमें कोटा जिला। सबसे अधिक शहरीकृत जिला कोटा जिला रहेगा, और सबसे कम ग्रामीण पूछा जाए तो भी आपके कोटा जिला ही रहेगा भाई, क्योंकि शहर सर्वाधिक है तो गांव बहुत ही कम है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक शहरीकृत जिला कोटा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है। 86 में आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन आपके सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर और शहरी समूहों में जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम शहरीकृत जिला डूंगरपुर है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही रहता है भाई। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति में युग्मों का विचार कीजिए। तो शहरी आवासों की स्थिति में युग्मों पर जो युग्म दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और बताना कि कितने युग्म है वो सुमेलित है। तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा अच्छी स्थिति के अंदर। तो शहरी आवासों में अच्छी स्थिति देखी जाए तो 68.9% जो एरिया है वो अच्छी स्थिति के अंदर है। और रहने योग्य, तो रहने योग्य हम देखा जाए तो 29.3% है वो रहने योग्य है। और जीर्ण शीर्ण तो 1.8% है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति के अंदर अभी वर्तमान में है। तो इसमें कितने युग्म सुमेलित है? तो आपके सभी युग्म सुमेलित है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड द्वितीय का गठन कब किया गया? तो अर्बन डेवलपमेंट फंड जो द्वितीय था इसका है वो आपके गठन कब किया गया? तो वो आ जाएगा आपकी इसमें 25 अगस्त 2021 को, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में लगभग कितनी एलईडी लाइट लगाई गई? दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कितनी एलईडी लाइट लगाई गई है? वो आ जाएगा आपके 12.02 लाख एलईडी लाइटें है वो लगाई जा चुकी है दिसंबर 2024 तक, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 90 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और कौन से कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें पहला आपको दे रखा है कि मेवात क्षेत्र विकास योजना में अलवर, खैरथल, तिजारा एवं डीग जिलों के 807 गांव सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही बात है। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 8 जिलों के 2192 गांवों को शामिल किया गया है, तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा है असत्य का, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9,600 है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये जो मैथ के क्वेश्चन है ये आपको खुद को क्लास को पॉज करके सॉल्व करना है, और उसके बाद है वो आंसर आपको मैच करना है भाई। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तो क्लास और लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही सारे क्वेश्चन मैंने विस्तार से बताया, जिसकी वजह से क्लास ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। और अब मैथ के क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपकी थोड़ी ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ। आपको वीडियो को रोक करके बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है, और उसके बाद है आगे बढ़ना है। तो इसमें आपके आंसर रहेगा कि जो मूलधन है वो तो आ जाएगा आपके इसमें 7500, और दर आ जाएगी आपके इसमें 8%, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? तो 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा,
तो इसमें आपके आ जाएगा 12.5% की वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष के अंदर दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माह देय होगा। तो ब्याज प्रति 6 माह से देय होगा, तो इसमें आ जाएगा आपके 1,640 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन कर में से 9,680 और 10,648 हो तो दर प्रतिशत और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके दर प्रतिशत आ जाएगा और मूलधन जो है इसमें रहेगा 8,000 और 10%। 8,000 और 10%, यानी कि इसमें मूलधन आ जाएगा 8,000 और जो दर प्रतिशत रहेगी वो आ जाएगी आपके 10%। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 95 आपको दे रखा है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके जो 160 और 170 दे रखा है, तो इसमें आपकी जो दर रहेगी वार्षिक वो आ जाएगी 12/1/2% वार्षिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो कथन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म में जब से मंच पर लाइव समस्या समाधान कक्षाएं शुरू हुई या शुरू की है, तब से उसने सदस्यता के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है। और ये कथन हो गया। इसमें निष्कर्ष दे रखा है कि कोई अन्य ऑनलाइन शिक्षण मंच लाइव समस्या समाधान कक्षाएं प्रदान नहीं करता है। और दूसरा दे रखा है कि जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव समस्या समाधान सत्र का विकल्प चुनते हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुनी फीस का भुगतान करना पड़ता है। तो इसमें आपके जो है इसमें न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों ही इसका अनुसरण नहीं करते हैं अभी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाइव समस्या शुरू हुई तो ये नहीं है कि भाई कोई भी अन्य कोई लाइव है वो नहीं आ रहा है, सभी लाइव कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं और जो है वो नियमित दुगनी फीस दी जा रही है। तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि दुगनी फीस दी जा रही है, तो दोनों ही है वो इसमें आपके अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है। निर्देश दे रखे हैं और इसमें आपको निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है भाई। तो इसमें कथन दे रखा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक परिवार में बिजली की खपत दोगुनी हुई है। तो निष्कर्ष दे रखा है समाज में बहुत विकास हुआ है। और दूसरा दे रखा है बिजली की दरें सस्ती हुई है। तो बिजली की दरें सस्ती नहीं हुई है, समाज का क्या हुआ भाई, तो विकास हुआ है। तो इसमें आप केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। निर्देश दे रखे हैं, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। कथन दे रखा है बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है। निष्कर्ष दे रखा है सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। और दूसरा दे रखा है कि लोग सब्जियां नहीं खा सकते। लोग सब्जियां नहीं खा सकते, ये तो दोनों ही इसमें अनुसरण आपके नहीं करते हैं अभी। तो न तो एक निष्कर्ष और न ही 2 निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है। निर्देश दे रखा है, यानी कि निर्देश में यही कहा है कि कथन या निष्कर्ष है और आपको बताना है कि कौन सा कथन निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन दे रखा है पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। निष्कर्ष ज्ञान अंत्य शास्त्रीय है। जो ज्ञान है वो एक क्या है भाई, अंत्य शास्त्रीय है। और दूसरा दे रखा है ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। तो विशिष्ट दायरे में सीमित कभी नहीं होता भाई, ज्ञान तो विस्तृत है न कि सीमित। ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है। तो मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है। तो ये आपके पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कथन दे रखा है कि दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाए जाने वाले कुछ नृत्य रूप हिप हॉप, समकालीन और कथकली है। तो दिल्ली की कोई भी नृत्य कक्षा कुचिपुड़ी नहीं सिखाती है। तो दिल्ली की कुछ कक्षाओं में सालसा और ओडिसी सिखाया जाता है। तो इसमें निष्कर्ष दे रखे हैं आपको कि दिल्ली में प्रत्येक नृत्य कक्षा में सालसा सिखाया जाता है। तो प्रत्येक कक्षा में सालसा सिखाया जाता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया भाई, गलत है। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नहीं सिखाया जाता, कुछ में नहीं सभी के अंदर कथकली नहीं सिखाया जाता है, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा। दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप न सिखाती हो, बिल्कुल सभी कक्षा हिप हॉप तो सिखाती है। तो तीसरा इसमें अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। तो ये था भाई आपके उत्कर्ष क्लासेज का एसए का जो जीके का था पेपर नंबर 3, उसका था पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। यार आप क्लास देखते हो लेकिन सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो भाई, तो सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।